नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन करूँगा। और इस वीडियो में जो-जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो सारे डेटा एज़ ए एजुकेशन पर्पस में होगा। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको किसी कंपनीज़ के ऊपर बाय करना है और सेल करना है, तो आपके रिस्क के हिसाब से ज़रूर करिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक केमिकल सेक्टर की लीडर कंपनी है। और देखा जाए तो पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक एग्रोकेमिकल्स कंपनी है। और इस कंपनी की खासियत यही है कि आज कंपनी नंबर वन पहुंच चुके हैं। मतलब नंबर वन पोजीशन में है सेक्टर वाइज। तो इस सेक्टर में नंबर वन कौन था? नंबर वन था यूपीएल। तो यूपीएल का आज हालत क्यों खराब हो गया? क्योंकि यूपीएल सिर्फ एग्रोकेमिकल्स केमिकल्स के ऊपर काम करता तो नंबर वन में होता। आज यूपीएल एग्रोकेमिकल्स के साथ साथ स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर भी काम कर रहा है। तो जो स्पेशलिटी केमिकल्स का जो मार्केट का जो डिमांड है, वो डिमांड कम हो चुके हैं। और एग्रोकेमिकल्स का जो डिमांड है वो अभी भी है। तो इसीलिए एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज में अकेला पीए इंडस्ट्रीज काम करते हैं। तो इसीलिए वो नंबर वन में पहुंच चुके हैं। और नंबर वन इसलिए पहुंचा क्योंकि उसका मार्केट कैप भी बहुत बड़ा है। इसी चीज को मैं एज ए कंपटीटर के हिसाब से दिखा दूं, तो अब ध्यान से देखना पीआई इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप कितना है? 55,000 करोड़ के आसपास। और यूपीएल के मार्केट कैप कितना है? करीबन 47,000 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के ऊपर अंतर कितना डिफरेंस आप बन रहा है आप देख सकते हैं। उतना ज्यादा फर्क नहीं है, फिर भी फर्क है। तो कंपनी के डेप्थ देखा जाए तो यूपीएल का डेप्थ बहुत ज्यादा है, 0.80 के आसपास। मगर पीआई इंडस्ट्रीज का डेप्थ एकदम ना के बराबर है। तो मैं इसीलिए पीआई इंडस्ट्रीज के ऊपर मैं पॉजिटिवली यहाँ पे सोचता हूँ, पॉजिटिवली कुछ थिंकिंग रखता हूँ। और पीआई इंडस्ट्रीज के ऊपर मुझे जो चीज़ खासियत लगा, आप कहेंगे सर पीआई पीआई इंडस्ट्रीज की जो पी रेशियो है वो तो हाई है। हाँ बिल्कुल, आपको जरूर लग रहा है हाई है, मगर कितना हाई है वो देखना जरूर है। इसका हाई था 67। इसका लो कहाँ तक बना? इसका लो बना 41 तक। तो इसका मतलब जो एवरेज पी रेशियो है वो 47 है। इसका मतलब कंपनी की जो पी रेशियो है वो अभी भी एवरेज लेवल में है और एवरेज लेवल के नीचे ही है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का पी रेशियो अंडर वैल्यूड है। तो अंडर वैल्यूड जब भी कोई कंपनी रहते हैं तो उसका हाई पॉसिबिलिटी है ग्रोथ होने का। तो पी पी रेशियो के छोड़कर अगर कंपनी का बाकी भी परफॉर्मेंस को देखेंगे, तो कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट हुआ। अच्छा खासा कंपनी का हाथ में कैश भी है। कंपनी का डेप जो है वो ना के बराबर है। उसके साथ आप देखेंगे तो कंपनी का आरओसीई और आरओई दोनों ही ठीक है। और इबिटा मार्जिन भी ठीक ठाक है। और देखा जाए तो कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज भी बहुत शानदार है। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है। इसीलिए शायद कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट भी जनरेट किया। ऐसे नहीं कि कंपनी का सेल्स इंक्रीज नहीं हुआ, पिछले साल में सिर्फ 1500 करोड़ का सेल्स था। इस बार देखिए कंपनी का 1900 करोड़ का सेल्स है। कंपनी अगर केमिकल्स को छोड़कर अगर स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करता तो यहाँ पे प्रॉफिट सेल्स कम हो जाते, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स के हर एक कंपनीज के ऊपर आज हालत खराब है। तो इसीलिए यूपीएल नंबर 2 में पहुंच गया। तो जब स्पेशलिटी केमिकल्स का डिमांड बढ़ेगा और उसके साथ साथ यूपीएल एग्रो केमिकल्स के भी साथ काम कर रहे हैं, तब यूपीएल नंबर वन बन सकते हैं। लेकिन नंबर वन बने नंबर टू बने उसमें फर्क आपको नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं वो कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से है। अगर परफॉर्मेंस सही है तो वो कंपनी अगर 10 नंबर में भी रहे तो कोई बात नहीं होगा। तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले साल में कंपनी का नेट प्रॉफिट बना था करीबन करीबन 267 करोड़ के आसपास। वो इस बार बढ़ के हो चुके 383 करोड़ के आसपास। और इस बार कंपनी का हाईएस्ट अर्निंग पर शेयर भी बना। तो जब अर्निंग पर शेयर इतना शानदार बना और कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा हुआ, तो उस कंपनी के कुछ ना कुछ तो बड़ा होने का चांसेस है। अगर मैं इस कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो रिजर्व देख लीजिए। 300 करोड़ के आसपास रिजर्व था, वो बढ़ के हो चुके 7,000 करोड़। और 250 करोड़ के आसपास कर्जा था, वो घट के हो चुके सिर्फ 40-50 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का जो फिक्स एसेट है वो 297 करोड़ के आसपास 10 साल पहले था। अभी वो बढ़ के हो चुके हैं 2600 करोड़। इसका मतलब ऑलमोस्ट 10 टाइम कंपनी का कर्जा बढ़ चुके हैं। तो कंपनीज के अभी देखा है तो सॉरी कर्जा नहीं, फिक्स एसेट बढ़ चुके हैं। कंपनी का सी डब्ल्यू आई पी देखिए मतलब सालों में कंपनी का एक प्लस पॉइंट के हिसाब से मुझे जो देखने को मिलता है, मैनेजमेंट टीम हर सालों ने इस कंपनी के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा है, मतलब कुछ प्रोसेसिंग में पैसा लगा के रखे हैं। जो पैसा डायरेक्टली उसका फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेंगे। तो नेक्स्ट ईयर में कंपनी का 2600 करोड़ के साथ साथ 130 करोड़ भी फिक्स एसेट ऐड होता दिखेगा।
तो फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। तो रही बात एज ए इन्वेस्टर, तो प्रोमोटर से लेकर एफआईएस डीएस पब्लिक हर किसी ने माल उठा के रखे हैं। और कितना माल उठाया, किस तरीके से माल उठाया, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। देखिए लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में देखेंगे तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये सारे मंथ को चेकआउट करेंगे तो लास्ट 3 मंथ्स में बाई हुआ। और इस मंथ में, अगस्त मंथ में कंपनी के ऊपर सेल ऑफ हुआ। तो सेल ऑफ कहाँ पे हुआ और बाई कहाँ पे हुआ, वो आपको चार्ट पैटर्न में दिखा सकता हूँ। आप ध्यान से इस चीज को देखना कि पीआई इंडस्ट्रीज के ऊपर एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ और उसको ब्रेकआउट भी हुआ, उसके बाद क्लोजिंग भी हुआ। अभी देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट का कंफर्मेशन इस कैंडल के ऊपर हो गया। तो यहाँ पे जो एंटी लेवल्स बना है वो यहाँ पे बना, और जो टारगेट निकल के आ रहा है वो टारगेट ऑलमोस्ट 4400 के आसपास है। 4400 के आसपास इसका टारगेट बनेगा, जो ऑलमोस्ट 20% के आसपास टारगेट यहाँ पे दे रहे हैं। तो जितने सारे दोस्तों ने इस वीडियो को मिस कर चुके हैं, तो उसके लिए फिर से अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं, क्योंकि यही रेंज को फिर से रिटेस्ट करा है। तो आप इसके ऊपर स्टडी करके कुछ डिसीजन जरूर ले सकते हैं। देखिए वो डिसीजन आपका होना चाहिए, मेरे डिसीजन के हिसाब से नहीं है। मेरा काम है आपको सारी चीज दिखाना, आपका काम है सीख कर काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है जोमेटो। तो जोमेटो एक देखा जाए तो एक फूड डिलीवरीज कंपनी है। तो जोमेटो के ऊपर कंटिन्यूसली हर कोई व्यक्ति फोकस रखे हैं, क्योंकि खुद इस कंपनी के ऊपर देखा जाए तो इंस्टीट्यूशन, मतलब एफ आई एस इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग्स को इंक्रीज किया। क्यों किया उसके कारण भी मैं आपको बताऊंगा। कि उससे पहले देखिए होल्डिंग्स देख लीजिए। सितंबर 2021 में इसका होल्डिंग्स कितना था, 10%। जुलाई 2022 तक, जून 2022 तक इसका 10% ही होल्डिंग था। और उसके बाद सितंबर मंथ से आज की सितंबर मंथ तक, मतलब एक साल के अंदर अंदर 57 to 54% के आसपास डिलीवरी उठाया गया। तो इतना बड़ा डिलीवरी क्यों उठाया गया, वो पहले समझना पड़ेगा। देखिए एक टाइम सबसे ज्यादा होल्डिंग्स किसके पास था, पब्लिक के पास। और वो पब्लिक यहाँ पे माल बेचा और उसका डायरेक्टली फायदा किसने उठाया, एफआईएस ने उठाया। और मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, कब माल उठाएगा वो चीज़ को आप याद रखिएगा, सितंबर 2022 में। और इस तरीके से माल उठाने के पीछे दो कारण है। पहली बात, जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था, वो फर्स्ट टाइम कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया, और वो भी कितना, 2 करोड़ का। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कहेंगे सर क्या मजाक है क्या, क्योंकि कंपनी 85,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप लेकर चल रहा है और सिर्फ 2 करोड़ का प्रॉफिट, तो इसमें क्या होगा। ऑब्वियसली आपके बात सही है कि इसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर भी जो कंपनी 3-4 हज़ार करोड़ के आसपास लॉस करते आ रहे थे कंटिन्यूसली, और उस कंपनी के ऊपर फर्स्ट टाइम 2 करोड़ का प्रॉफिट होना, ये भी कोई मतलब आम बात नहीं है। ये भी कंपनी का मैनेजमेंट का एक हाई थिंकिंग है और हाई चेंजिंग बिजनेस मॉडल्स है। तो जब बिजनेस मॉडल्स को धीरे धीरे करके चेंज किया जा रहा है, जब इसका डिलीवरी बॉयज़ को इसको पेमेंट करना पड़ता था 35 रुपीज़, और 35 रुपीज़ से आज वो डिलीवरी कर रहे हैं 20 रुपीज़ के आसपास। तो नहीं, 20 रुपीज़ बोल रहा है मतलब फाइनली 20 रुपीज़ नहीं है। वो जो डेटा है, वो डेटा के हिसाब से बताया जा रहा है कि मतलब प्लेस वाइज उसको 20 रुपीज़ मिल रहा है। तो एवरेज देखा जाए तो 20 रुपीज़, 25 रुपीज़ के अंदर उसको डिलीवरी चार्जेस दिया जा रहा है। तो ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ करके हर डिलीवरी में कम देना पड़ रहा है। तो इसका बेनिफिट डायरेक्टली किसको होगा, जोमेटो का होगा। तो इसलिए शायद कंपनी जो लॉस मेकिंग कंपनी था, वो धीरे धीरे करके खुद को प्रॉफिटेबल बिजनेस में लेके आए। तो कंपनीज के जो खासियत है, वो खासियत मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी सेल्स, ऐसे नहीं कि कंपनी ने सेल कम किया। कंपनी हर साल में, हर क्वार्टर्स में सेल्स लगातार इंक्रीज करते गए। उस हिसाब से कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल करते गया। और एक्सपेंस कंट्रोल होने के बाद भी देखिए कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि कंपनी चाहते तो है एक्सपेंस कम करने के लिए, मगर एक्सपेंस कम नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि कंपनी का जो मटेरियल कॉस्ट है और कंपनी का जो एम्प्लॉय कॉस्ट है, ये दोनों कॉस्ट सबसे ज़्यादा है। और इस दोनों कॉस्ट के कारण कंपनी के ऊपर जो एक्सपेंस है वो बढ़ते जा रहे थे। और इस एक्सपेंस को कंपनी आप देखेंगे तो कंपनी लगातार एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी प्रॉफिट को नहीं जनरेट कर पा रहे थे। कंपनी कंटिन्यूसली लॉसेस में जा रहे थे। और कंपनी फर्स्ट टाइम 2 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया। और इस 2 करोड़ के आसपास प्रॉफिट होने के बाद कंपनी देखा जाए तो आपका फंड 2x कर दिया जब से करेक्शन हुआ था। और जो चीज़ मैंने आपको दिखाने वाला था, मतलब जो चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। सितंबर, जुलाई मंथ सोच लीजिए, जून मंथ 2022। अभी उसी चीज़ को मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं, तो जून 2022 कहाँ पे था, यहाँ पे था। आप देखेंगे जून टू जुलाई इस जगह पे मतलब एफआईएस ने क्या किया, तगड़ा बाइंग किया। और मैंने आपको इस लेवल में भी मेंशन मतलब करके आपको ये भी बताया था
कि जब इतना बड़ा बाइंग वॉल्यूम हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई तो बड़ा एंटी लेवल हो रहा है, कोई ना कोई तो बड़ा इंस्टीट्यूशन यहाँ पे माल खरीदारी कर रहे हैं। देखिए छोटे रिटेल पब्लिक का इतना दम नहीं होता कि वो इतना बड़ा क्वांटिटी उठाए, क्योंकि वो उतना स्टेबिलिटी नहीं है, उसके पास उतना पैसा नहीं है। तो एफएस ने किया क्या, यहाँ पे तगड़ा बाइंग किया और इस लेवल से आज तक जो रेंज चल रहा है वो ऑलमोस्ट आपका फंड 2x कर दिया, क्योंकि मतलब 45 रुपीज से कंपनी 100 तक जर्नी दिखा दिया। तो मैं यहाँ पे एक चीज कहूंगा कि कंपनी का अभी जो फिलहाल के जो मेरे मेरे यहाँ पे लेवल्स में जो एंट्री बन रहा है, वो एंट्री में कुछ इस तरीके से है। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे शोल्डर के हुआ, उसके बाद एक बिग हेड बना, फिर से एक शोल्डर बना, और मैं इंतजार कर रहा हूँ इस शोल्डर को ब्रेकआउट कब करेगा। ध्यान से इस चीज को देखना। मैं यहाँ पे इस कैंडल को ब्रेकआउट यहाँ पे इसको मानता हूँ, और इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग दे, इसके ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे तो उसके ऊपर मैं एंट्री लूंगा। और मेरा जो टारगेट बनेगा वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो टारगेट यहाँ पे बन रहा है, तो मैं आपको बता दूं, जो टारगेट बनेगा, जो प्रीवियस इसका हाई है, लाइफ टाइम जो हाई है उसके नीचे ऑलमोस्ट 58% के आसपास टारगेट बन सकता है। और टारगेट का जो प्राइस होगा ऑलमोस्ट 157 रुपीज के आसपास टारगेट प्राइस बन सकता है। तो मैं इस टारगेट को लेकर चलूंगा, और जिस तरीके से जोमेटो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे मुझे लगता है कंपनी उस टारगेट को जरूर अचीव करेंगे। हाँ, टाइम लग सकते हैं। अगर 1 साल भी लगे तो कोई बात नहीं, 1 साल नहीं, 1 साल 1.5 साल भी लगे तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर होल्ड करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करूं उसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। देखिए मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड एक अलग लेवल्स का कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर एक चीज मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कंपनी ऑल ओवर इंडिया में वायरिंग सेगमेंट में कंपनी 40% मार्केट शेयर लेके रखे है। तो ऑल ओवर इंडिया में 40% मार्केट शेयर अकेला कंपनी लेके रखा है, तो सोचिए बाकी कंपनी, सारे कंपनीज को मिलाकर बाकी परसेंटेज यहाँ पे देखने को मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी का जो परसेंटेज है वो मेरे हिसाब से बेस्ट परसेंटेज देखने को मिला। और मैं यही कहूँगा, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता जा रहा है, और कंपनी का हर पैरामीटर्स पॉजिटिव होता जा रहा है। जैसे देखेंगे कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ट है, एनुअली इनकम भी बेस्ट है, कंपनी का कर्जा वो भी धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, और कंपनी का कर्जा इस बार कितना है, 0.28 के आसपास है। इसी कर्जे के बारे में मैं पहले आपको डिस्कशन करूँ, तो कंपनी का पिछले साल में जो कर्जा था उससे कंपनी का थोड़ा सा कर्जा बढ़ा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, कर्जा तो कम करना चाहिए, कंपनी का कर्जा क्यों बढ़ा, उसके पीछे कारण भी है। अगर मैं दो चीज आपको दिखा दूं, सबसे पहले एक चीज देखना, कंपनी का ट्रेड्स पेबल में कितना पैसा देना है, 900 करोड़। ध्यान दीजिएगा, 900 करोड़ कंपनी का ट्रेड्स पेबल में देना है, मतलब जिससे वो माल खरीदारी की है, रॉ मटेरियल्स खरीदारी की है, उसको 900 करोड़ पेमेंट करना पड़ेगा। सेम टू सेम अगर मैं यहाँ पे कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का ट्रेड रिसीव कितना हुआ, 800 करोड़। 900 800 करोड़, मतलब देखा जाए तो 1700 करोड़। तो 1700 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ था। आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट कितना था, सिर्फ 450 करोड़। तो कंपनी को इस तरीके से परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा उठाने की जरूरत है, तो इसीलिए कंपनी क्या किया, कर्जा ले लिया। तो कंपनी का बिजनेस सही है तो कर्जा लेने से मतलब कुछ कंपनी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंपनी के ऊपर लास्ट मतलब मंथ में, अगस्त मंथ में कंपनी के ऊपर बाइंग किया गया। लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में जैसे मई जून जुलाई में सेल अप किया गया था, और अगस्त मंथ में छोटा मोटा स्टेक यहाँ पे बाई किया गया, वो भी म्यूचुअल फंड के माध्यम से। तो इसका चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कशन करूं, अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो मदरसन सुमी के जो चार्ट पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से बना। एक यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना, और उसके बाद उस हैंडल को ब्रेकआउट भी किया, और मैं इसके ऊपर एंट्री ले चुका हूँ। और यहाँ पे मेरा जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो 80 रुपीज के आसपास, और ये जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो 28% के आसपास टारगेट बन सकता है। तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है लंसार होल्डिंग्स लिमिटेड, सॉरी लंसार कंटेनर्स लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स आया। वो अपडेट्स क्या है मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो कंपनी के ऊपर बोनस और मतलब बोनस देने का अनाउंसमेंट किया गया है, और वो भी कब मिलेगा, 22 तारीख को। हर एक शेयर में आपको 2 शेयर बोनस के हिसाब से मिलेगा। तो वीडियो में आपको सारी जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।